हंसने वालों को रुलाया नहीं जाता, पानी से लहरों को हटाया नहीं जाता। हंसने वालों को रुलाया नहीं जाता, पानी से लहरों को हटाया नहीं जाता। बनने वाले तो बन जाते हैं अपने, किसी को कहकर अपना बनाया नहीं जाता। नमस्कार मित्रों, मैं एस आनंद यूनियन एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। इससे पीछे हम लोग बिहार सिविल कोर्ट प्यून परीक्षा के लिए मैथमेटिक्स सेक्शन को सोल्व कर रहे थे, जिसमें हम लोग मैथमेटिक्स सेक्शन से 35 प्रश्नों को सोल्व कर रहे थे। पीछे रुक्मिणी प्रकाशन की बुक से 20 प्रैक्टिस सेट को सोल्व कर चुके हैं। उसके बाद हम लोगों ने यूनिक प्रकाशन की बुक से 25 प्रैक्टिस सेट को सोल्व किए। उसके बाद मैंने आपसे कम्युनिटी टैब में आपकी राय ली कि क्या क्लर्क के लिए भी जो मैथमेटिक्स सेक्शन से 10 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसकी भी प्रैक्टिस सेट की शुरुआत की जाए। तो आप लोगों ने उसमें अच्छा खासा अपना योगदान दिया, तो मुझे लगा कि ठीक है, इस प्रैक्टिस सेट की भी शुरुआत की जाए। तो इस प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करने से पहले मैं आपके से एक बात कहना चाहता हूं कि आप अपनी पढ़ाई पर जोर शोर से ध्यान दीजिए। थोड़ा सा अच्छा खासा देखिए, मैथमेटिक्स में यदि आप अच्छा खासा नंबर लाइएगा तो आपका सिलेक्शन होना तय है। आप बताइए कि जो चपरासी में क्वेश्चन 35 मैथ से पूछे जाने हैं, वो कितनी डिफिकल्ट बात है, वो कितनी यानी कि टफ बात है। लेकिन जिनका भी मैथमेटिक्स सेक्शन ठीक होगा, उनका सिलेक्शन होना भी तय है। इसमें कोई भी अलग से कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए मैं इस पर एक बात कहना चाहूंगा आपसे कि जिंदगी में कुछ बनने की तमन्ना है तो गुलाब बनने की कोशिश करना। जिंदगी में कुछ बनने की तमन्ना है तो गुलाब बनने की कोशिश करना, क्योंकि ये उसके हाथ में भी खुशबू छोड़ देते हैं जो इन्हें मसल कर फेंक देते हैं। तो चलिए, इसी के साथ हम लोग आज से बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क के लिए 10 प्रश्नों को, मैथमेटिक्स के 10 प्रश्नों को सोल्व करेंगे। जिसका पहला प्रश्न है हमारे सामने दिया हुआ है। यह सिंप्लीफिकेशन से शुरुआत होता है। पहला प्रश्न कहता है कि 45 - 3 गुना 4 का 6 प्लस 12 भाग 3 गुना 6 -4 गुना 5 कोष्ठ बंद प्लस 6 का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि यह सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। लिखिए, 45 दिया हुआ है तो 45 का 45 लिख देंगे, -3 गुना है तो गुना रहने दीजिए, कोष्ठ का चिन्ह है तो कोष्ठ भी रहने देंगे। उसके बाद देखिए, सबसे पहले का की क्रिया की जाती है, तो सबसे पहले का की क्रिया करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 चौका 24 प्लस, उसके बाद यहां प्लस का चिन्ह है तो आप यहां डायरेक्ट भाग की क्रिया कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहां पर 3 चौका 12 4 हो जाएगा और यहां पर 6 हो जाएगा। देखिए, मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा फास्ट इसलिए सोल्व करता हूं कि आपके अंदर भी सुस्तीपन नहीं आ जाए कि चलो ना क्वेश्चन को धीरे धीरे ऐसे सोल्व किया जाता है। जब मैं क्लास में पढ़ाता हूं तो एक ही बात को 50 बार बताता हूं, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे फास्ट से कैलकुलेशन करना है, इस चीज को मैं इसलिए बताता हूं ताकि आप भी इस चीज को पकड़ने की पूरी कोशिश करें कि बिना कैलकुलेशन किए कैसे आगे बढ़ जाएंगे, कैलकुलेशन करें भी तो बहुत तेजी से कैसे कर पाए, इस चीज में आपको मानसिक विकास होगा। इसलिए मैं कैलकुलेशन करता हूं। नहीं तो इसको लिखेंगे 12/3 तो फिर काटेंगे तो क्या फायदा। देखिए, ये कट गया तो 4, उसके बाद 6 है और माइनस कितना हो जाएगा, 4 × 5 = 20 हो जाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही बात होता है कि कैलकुलेशन को आप, यानी कि कैलकुलेशन करने में आप अपने समय को कितना बचा सकते हैं। तो यहां कितना हो जाएगा, 45 का 45 हो जाएगा। नहीं तो हम यहीं पे कैलकुलेशन कर देते, इसका बहुत तेजी से हम लोग कर लेते इसको। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, इस चीज को यहां हमको इस तरह लिखने की क्या जरूरत थी, डायरेक्ट भी हम लिख सकते थे। 3 गुना, अब देखिएगा यह भी 24 बनेगा, यह भी 24 बनेगा। अब यहां से ध्यान से देखिएगा तो 24 में से 20 चला जाएगा तो क्या बचेगा, यहां पर 4 बचेगा। तो 4 और 24 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। एक ही बार में इसका काम खत्म कर दिए और यहां पर 6 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा यहां पर 45 माइनस, इस दोनों को गुना कर देंगे तो हो जाएगा 4 और 3 दूना 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 और प्लस हो जाएगा 6। अब दोनों को जोड़ देंगे तो इस दोनों को एक साथ जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 51 और माइनस हो जाएगा 84। अब देखिए, आप जानते हैं कि पॉजिटिव जो मान है वह कम है और नेगेटिव वाला मान बड़ा है, इसका मतलब हमारा रिजल्ट जो आएगा नेगेटिव में ही आएगा। तो यह बन जाएगा कितना, 4 में से 1 जाएगा तो यहां हो जाएगा 3 और यहां कितना है, 8 में से 5 जाएगा तब भी हो जाएगा 3, यानी -33 हमारा आंसर आ जाएगा। और जिस ऑप्शन में -33 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है
कि कक्षा 9 और कक्षा 10 में छात्रों की संख्या क्रमशः 42 और 45 है। कक्षा 9 और 10 में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्रमशः 9:5 और 8:7 है। दोनों कक्षाओं में मिलाकर लड़कों की कुल संख्या और लड़कियों की कुल संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आप खुद से पहले बनाने की कोशिश कीजिए, वीडियो को यहीं पर पॉज कर दीजिए, उसके बाद आप बनाइए और हमारे आंसर से आप इसका मिलान कीजिए और हमारे टेक्निक से भी मिलान कीजिए कि क्या जो तरीके से मैं बना रहा हूं उसी तरीके से आप बना रहे हैं या मुझसे बेहतर तरीके से बना रहे हैं या थोड़ा सा आप प्रोसेस से चल रहे हैं। इस पर जरूर गौर कीजिएगा। आइए हम लोग अगले प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? कक्षा 9, उसके बाद की क्या है? कक्षा 10 है। इसमें संख्या कितना है छात्रों की? 42 और इसमें कितना है? 45। अब बात को समझिएगा। कक्षा 9 और 10 में लड़कों और लड़कियों, पहले लड़का उसके बाद लड़की, उसका अनुपात जो है किस अनुपात में है? 9:5 के अनुपात में है। और कक्षा 10 में जो है इसमें किस अनुपात में है? बी और जी लिख देंगे। किस अनुपात में है? 8:7 के अनुपात में है। अब ध्यान से समझिएगा, 9 और 5 कितना होगा? 14। इसका मतलब हुआ कि अनुपात 14 बराबर 42, तो अनुपात 1 बराबर कितना हो जाएगा? अनुपात 1 बराबर हो जाएगा 3। इसका मतलब हुआ कि 9 तिरका कितना हो जाएगा? 27। इसमें लड़के हैं और 15 लड़कियां हैं। आगे इसमें आइएगा, दोनों को जोड़िए, यही तो कुल बराबर कुल है ना। 8 और 7 कितना हो जाएगा? 15। यहां पर लिख देते हैं अनुपात 15 बराबर 45, तो अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा? 15 तिया 45, 3 आ जाएगा। अब समझिएगा, यहां पर आप चाहे इसको चाहते तो डायरेक्ट इसको जोड़ देते दोनों में, क्योंकि समान चीज आ रहा है, और 3 से गुना कर देते। तो यहां कितना हो जाएगा? 8 तिरका 24 और यहां कितना हो जाएगा? 7 तिरका 21। अब बात को ध्यान से समझिएगा। पूछा है कि कुल संख्या और लड़कों की कुल संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। किसके? लड़कों और लड़कियों का अंतर, कुल टोटल का। तो बॉय में बॉय को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो टोटल बॉय हमारे पास कितना हो जाएगा? जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा? 24, यानी कि इसको मान लीजिए 25 और 50 और 1 51। कितना आ रहा है? 51। उसके बाद में हमारे पास लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी? जोड़िए, 20 और 10 30 और 6 कितना हो जाएगा? 36। तो दोनों में अंतर कितना का है? देखिए, 11 में से 6 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, और यह बन गया 4। 4 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1। अर्थात लड़कों की कुल संख्या और लड़कियों की कुल संख्या का अंतर कितना है? 15 है। और जिस ऑप्शन में 15 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर एक धनराशि पर प्राप्त मिश्रधन 4 वर्ष बाद 13,200 रुपया और 8 वर्ष बाद 16,400 रुपया होता है। उसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3.1/3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज रुपया में ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, लेकिन इसमें एक बात समझने वाली है। देखिए क्या बोला है, उसी धनराशि पर, तो पहले आपको धनराशि ज्ञात करना होगा। अब गौर कीजिएगा, 8 वर्षों में, और साधारण ब्याज बताया है, तो 8 वर्षों में कितना रुपया हो जाता है? 16,400 रुपया हो जाता है। उसके बाद 4 वर्षों में यह कितना हो जाता है? 13,200 रुपया हो जाता है। देखिए, हमने बड़े वाले को ऊपर इसलिए लिखा था कि हमको घटाने में सुविधा हो जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा, 4 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? दोनों में घटा रहे हैं तो 4 वर्ष का ब्याज यहां पर घटाइए, 0 0, 4 में से 2 जाएगा तो 2 हो जाएगा, और यहां पर 6 में से 3 जाएगा तो 3 हो जाएगा। यानी कि गौर कीजिएगा, आप 1 साल का निकाल कर और फिर 4 साल का भी निकालिएगा तो यहीं पर आइएगा 3200 रुपया ही होगा। तो यहां पर हमको एक चीज दिख रहा है कि यह भी तो मिश्रधन है,
मिश्रधन यह भी है, अमाउंट है, और यह भी हमारे पास मिश्रधन है। तो 1 साल निकाल के 8 साल का निकाले या 4 साल का हमारे सामने दिया हुआ है, तो डायरेक्ट मिश्रधन में से ब्याज को घटा देंगे तो हमारे पास पी प्राप्त हो जाएगा, यानी कि मूलधन प्राप्त हो जाएगा। तो आप बताइए कि 13,200 रुपया में से 3,200 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? डायरेक्ट हमारे पास आ जाएगा 10,000 रुपया। 10,000 रुपया हो जाएगा। अब गौर कीजिएगा, अब देखिएगा क्या कहता है। उसी धनराशि पर, किस धनराशि पर? इस धनराशि पर, उसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से अब निकालिए ब्याज बराबर, यानी कि एसआई। तो देखिए 10% दर है तो दर को आप गुना कर दीजिए। उसके बाद समय कितना दिया हुआ है, तो देखिए समय कितना है, 3 × 5 = 15 और 1 16, 16/5 हो जाएगा। और 16/5 आया, और ये जो दर दिया हुआ है इसमें मूलधन के 1% से गुना कर देंगे तो हमारा ब्याज ज्ञात हो जाएगा। तो मूलधन के 1% इसमें क्या कीजिएगा, गुना कर दीजिए। तो मूलधन का 1% कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 100 से गुना कर दीजिए तो देखिए कितना हो जाएगा, इससे यह कैंसिल हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, 16 दूना क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। अर्थात 3200 रुपया ही यहां पर भी ब्याज आपको आएगा। अर्थात जिस ऑप्शन में 3200 रुपया दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि एक व्यक्ति 1600 मीटर लंबे मार्ग को 4 मिनट में पार करता है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है? बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। हम जानते हैं कि दूरी बराबर चाल होता है, दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। तो चाल को यहां रोक देंगे तो क्या प्राप्त होगा? दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। बस हो गया, ये चीज याद होना चाहिए। तो अब ज्ञात कीजिए चाल बराबर दूरी, तो दूरी हमको कितना दिया हुआ है? 1600 मीटर बट्टा समय कितना दिया हुआ है? 4 मिनट। तो 4 मिनट को क्या करेंगे? 60 से गुना कर देंगे तो इस सेकंड में बदल गया। तो यहां पर जो चाल हमें प्राप्त हो गया मीटर प्रति सेकंड में प्राप्त हो गया। और क्वेश्चन में क्या बोला है कि किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए। तो आप जानते हैं कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए मीटर प्रति सेकंड को 18/5 से गुना करते हैं, और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 से गुना करते हैं। तो यहां पर हम लोग क्या कर देंगे? 18/5 कर देंगे। अब ध्यान से देखिएगा क्या हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, इससे काटेंगे इसको तो यहां पर 3 आ जाएगा। उसके बाद इस 4 से काटेंगे इसको तो यहां पर क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। और देखिए इससे जब इसको काटेंगे तो यहां पर क्या प्राप्त होगा? 8 प्राप्त होगा। यानी कि इसका चाल कितना आ गया? 8 × 3 = 24 किलोमीटर प्रति घंटा। अर्थात जिस ऑप्शन में 24 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि रवि और सुमित के वेतनों का अनुपात 4:5 है। यदि उनमें से प्रत्येक के वेतन में 6,000 रुपये की वृद्धि होती है तो उनके वेतनों का नया अनुपात 35:40 हो जाता है। सुमित का बढ़ा हुआ वेतन ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए कैसे सोल्व करेंगे। ये रवि हो गया, ये सुमित हो गया, के वेतन का अनुपात किस अनुपात में है? 4:5 के अनुपात में है। 5 को ऐसे लिख देते हैं, 5 के अनुपात में है। अब ध्यान दीजिएगा क्या कहता है, प्रत्येक के वेतन में 6,000 की वृद्धि होती है। इसमें भी 6,000 की वृद्धि होती है और इसमें भी 6,000 की वृद्धि होती है। तो उनके वेतनों का अनुपात 35:40 हो जाता है। तो जब भी इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो यहां कितना का अंतर है? 35 का। यहां कितना का अंतर है? 31 का। तो क्या किया जाता है, इस अंतर को समान करने के लिए यहां के अंतर से इसको गुना करते हैं और इसके अंतर से इसको गुना करते हैं। तो यहां के अंतर से देखिए, यहां पर तो 1 का अंतर है तो इससे इसमें जब गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहां कितना का अंतर है? 5 का अंतर है, तो यहां से इसमें गुना करेंगे तो फर्क पड़ेगा। तो 5 का अंतर है तो कितना हो जाएगा? 5 चौका 20, यहां कितना हो जाएगा? 25। अब ध्यान से देखिए कितना का वृद्धि हुआ? 15 का। यहां कितना का वृद्धि हुआ? 15 का। इसका मतलब हुआ यही वृद्धि 6,000 रुपया के बराबर है। अर्थात अनुपात 15 बराबर 6,000 रुपया। तो अनुपात 1 बराबर कितना हो जाएगा? 15 चौका 60, यानी कि 400 रुपया।
अब ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, सुमित का बढ़ा हुआ वेतन, तो बढ़ा हुआ वेतन इसका ये है, यानी कि अनुपात 40 बराबर व्हाट, तो अनुपात 40 बराबर, इसका मतलब इधर से जब 40 में गुना किए तो इधर में भी 40 से हम गुना कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 4 चौका 16, 16 और उसके ऊपर 3 जीरो आ जाएगा, अर्थात 16,000 रुपया हो जाएगा। अर्थात जिस ऑप्शन में 16,000 दिया गया है वही सुमित का बढ़ा हुआ वेतन होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। पी, क्यू और आर किसी कार्य को अकेले करते हुए क्रमशः 10 दिन, 20 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि क्यू और आर एक एक दिन छोड़कर पी की सहायता करते हैं तो उस कार्य को कितनी जल्दी पूरा किया जा सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। पी, क्यू, आर हो गया, ऊपर हमेशा हम दिन लिखते हैं, ठीक से क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। नीचे क्षमता लिखते हैं, यानी इसी को अंग्रेजी में टाइम कहते हैं और इसको इफिशियंसी कहते हैं। अब समझिएगा, पी कितने दिनों में कर सकता है, 10 दिनों में, उसके बाद में बी 20 दिनों में, उसके बाद में सी नहीं है, सॉरी, क्यू आर है, आर 30 दिनों में कर सकता है। अब समझिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा, करते क्या है, इसमें क्षमता ज्ञात करते हैं। तो क्षमता ज्ञात करने के लिए कई तरीके हैं हमारे पास। सबसे पहले अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसका एलसीएम ले लीजिए, या आप किसी दो मान को यहां से वहां पलट दीजिए। तो देखिए, इस मान में को यहां रख दीजिए 30 और यहां रख दीजिए तो हो जाएगा कितना, 20। लेकिन जब मैं बेसिक समझाता हूं वहां पर इस बात को बता के समझा देता हूं, उसके बाद यही समझा देता हूं कि यहां पर जो कॉमन है ना उसको काट दीजिए हमेशा। देखिए कट गया तो यहां भी 60, यहां भी 60, तो यहां पर हम कितना से गुना कर दे कि यह भी 60 बन जाए, तो 6 से गुना कर देंगे। एक तरीका यह हुआ। दूसरा तरीका, अगर आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि हम इसकी क्षमता को कैसे ज्ञात करें, तो क्या कीजिए कि इन सबों का एलसीएम ले लीजिए। तो इन सबों का एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन करना भी सीखिए, तो आप इससे इसमें डायरेक्ट भाग दीजिए, तो भाग दीजिएगा तो देखिए कितना बार में कटेगा, 6 बार में, तो यही इसका क्षमता आ जाएगा। फिर इससे भाग दीजिएगा तो कितना बार में कट जाएगा, 3 बार में कटेगा, तो इसका क्षमता यह हो जाएगा। और इससे जब का भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहां पर देखिए, यहां 60, यहां 60, यहां 60, सबका क्षमता पूरा हुआ। अगर आप इससे भी फास्ट कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो ध्यान दीजिएगा करेंगे क्या और करते हम क्या हैं। सबसे पहले इसमें सबसे बड़ी बात है इफिशियंसी, जितना आप फास्ट ज्ञात कीजिएगा उतना ही फास्ट आपके पास आंसर आएगा। अब मन में ही हम इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। दिख रहा है कि 60 में जाने वाला है, तो यहां लिख देंगे 6, यहां लिखेंगे 3 और यहां लिखेंगे 2, और तुरंत चेक कर लेंगे क्या ये सब पूरा 60 पूरा हो रहा है, तो हाँ 60 पूरा हो रहा है, सबकी इफिशियंसी हमारे सामने पहुंच गई। अब ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन अब क्या कहता है, यदि क्यू और आर एक एक दिन छोड़कर पी की सहायता करते हैं, इसका मतलब हुआ कि एक दिन पी की सहायता क्यू करता है, उसके बाद में फिर पी की सहायता आर करता है, फिर पी की सहायता क्यू करता है, और फिर पी की सहायता आर करता है, और यह क्रम जो है इसी तरह आगे चल रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, जब इन दोनों अभी एक दिन ये लोग काम करेगा, फिर यहां पर एक दिन काम करेगा, तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करेगा, तो जोड़िए इसको, तो कितना हो जाएगा, पी और क्यू, तो कितना हो जाएगा, 9 काम करेगा। उसके बाद में देखिए पी और आर के बारे में दिया गया, तो 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि एक दिन और एक दिन, 2 दिन में ये लोग कितना काम कर पाएगा, यह काम है। टाइम और इफिशियंसी को, गुणनफल को काम कहते हैं। तो यही इसका क्षमता, देखिए 1 में 9 से गुना करेंगे ना इस क्षमता से, तो काम में बदल गया यही, इसलिए इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उतना का उतना ही रहेगा। 1 से गुना किए तो क्या उस पर कोई फर्क पड़ने वाला है, नहीं। तो अब दोनों को जोड़िए, 2 दिन में कितना काम करेगा, 17 काम करेगा। तो वही जो आपका एलसीएम आया था वही काम हुआ, या आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जितना आएगा ना वही आपका काम होगा। यानी आपके पास 60 काम है, हमको 60 काम पूरा कराना है, तो क्या करेंगे, इधर भी 3 से गुना कर देंगे, इधर भी 3 से गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 17 तिया 51। 17 4 से गुना हम क्यों नहीं किए, 17 चौका 68, इससे ज्यादा हो जाता इसलिए। तो 17 तिया 51 काम कर दिया,
और इधर भी कितना टाइम ले लिया, जब इधर 2 से गुना, सॉरी 3 से गुना किए तो इधर भी तो 3 से गुना किए हुए हैं, तो कितना हो जाएगा, 6 दिन हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, अब फिर मान लीजिए कि ये काम किया, तो अगला बारी जो होगा किसका होगा, इसी का ना होगा, पी क्यू का। यानी पी क्यू एक दिन में कितना काम कर रहा है, 9 काम कर रहा है। तो क्या करेंगे, लिख देंगे इधर 1 दिन और देखेंगे कि क्या पूरा हो जा रहा है, और 9 काम। तो देखिए तो टोटल काम हमारा 60 काम पूरा हो गया। इसका मतलब दिन की संख्या कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे 7 दिन हो जाएगा, और जिस ऑप्शन में 7 दिन दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है, कहता है कि एक कुर्सी अंकित मूल्य पर 10% की छूट के बाद 720 रुपया में बेची जाती है। कुर्सी का क्रय मूल्य 640 रुपया है। यदि इसे अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। इसको हम लोग परसेंटेज मेथड से सोल्व करेंगे। आप बताइए कि अंकित मूल्य पर 10% का छूट दिया तो बचा कितना, 90%। तो 90% का मान हमको दिया हुआ है 720 रुपया। तो 1% अगर आप ज्ञात करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, 1%, 0 से 0 कैंसिल, और 9 8 72 यानी कि 8 रुपया। इसका मतलब हुआ कि 100% बराबर व्हाट, यानी अंकित मूल्य उसका कितना है, एमपी। एमपी मतलब मार्क्ड प्राइस, यानी कि अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य उसका 100% है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 800 रुपया। ये तो हमें पता चल गया कि उसका जो अंकित मूल्य है वो 800 रुपया है। अब क्या कहता है कि और कुर्सी का क्रय मूल्य हमको दिया हुआ है, यानी कि इसको सीपी कहेंगे। तो सीपी हमारा पता है कितना, 640 रुपया। यदि इसे अंकित मूल्य पर बेचा जाता, यानी 800 के 800 में ही बेच दिया जाता, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए तो ध्यान से, यह कितना इससे ज्यादा है, 160 रुपया ज्यादा है। तो 160 रुपया का लाभ होता बटा कितना, 640, क्योंकि जितना हमारा क्रय मूल्य है, हमेशा जब तक नहीं कहा जाए तब तक हमेशा लाभ या हानि क्रय मूल्य पर ही ज्ञात किया जाता है, गुना 100%। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, और 16 चौका 64, और इस 4 से आप इसको काटिएगा तो क्या बनेगा, 25। यानी फाइनल रिजल्ट कितना आ गया, 25%। यानी उसको लाभ कितना का होगा, 25% का लाभ होगा। कब, जब वो अंकित मूल्य पर बेचेगा तब, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में यह टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी विभाज्यता के नियम से क्वेश्चन को दिया गया है। दिया गया है कि 8 9 5 6 3 x 8 7 y एक 9 अंकीय संख्या है जो 72 से विभाज्य है। तो √7x - 3y का मान कितना है। तो सबसे पहले हमको x और y का मान ज्ञात करेंगे, तभी तो उस मान को इसमें रख पाएंगे और इसका कैलकुलेशन करने के बाद हम आंसर को दे पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 8 9 5 6 3 x 8 7 और y, और भाग इसको कितना से देना है, 72 से भाग देना है, 72 से भाग देना है। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन होता है तो पहले इसको तोड़िए। तो तोड़ेंगे तो 9 और 8 में इसको आप तोड़ सकते हैं। दोनों के विभाज्यता का नियम आप जानते हैं। 8 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, यदि किसी संख्या का अंतिम 3 अंक, यदि किसी संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य है या अंतिम 3 अंक 0 है तो वह संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगी। और 9 से विभाज्यता का नियम आप जानते हैं कि यदि किसी संख्या में उपस्थित अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो वह संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी। तो सबसे पहले लास्ट वाले 3 अंक पर हम भाग देंगे 8 से। तो 8 है कम 8, बच गया 7, और यहां पर क्या रख देंगे कि पूरा पूरा कट जाएगा। तो आप जानते हैं कि 8 से भाग देंगे तो 8 9 72, यानी कि यहां पर 2 होना चाहिए, न्यूनतम मान भी होना चाहिए। वह क्या हो जाएगा, न्यूनतम मान आपका यहां पर 2 हो जाएगा। तो इसका तो मान हमको पता चल गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब 9 से विभाज्यता के नियम में, तो 9 से विभाज्यता के नियम में 9 पूरा करते जाइए और कैंसिल करते जाइए। देखिए कैंसिल हो गया, उसके बाद देखिए 7 और यहां पर 2 9, इसके स्थान पर जो होता कैंसिल हो गया। अब चीजों को समझिएगा, 8 और 8, और इसमें से एक इसको दे दीजिए और एक इसको दे दीजिए, तो यह पूरा कर जाएगा। इसका मतलब यहां बचेगा क्या, 3 बचेगा। उसके बाद अब यहां 3 हो गया, तो x का मान हम क्या रख दे कि यह 9 पूरा कर जाए, तो यहां रख देंगे 6। तो देखिए ये दोनों मिलकर भी 9 पूरा कर गया। इसका मतलब हुआ कि x का मान हमारे पास कितना आ गया, 6 आ गया। x का मान 6 आ गया और y का मान हमारे पास 2 आ गया। अब इसको करेंगे क्या, इसका वर्गमूल निकालेंगे, कितना करके, 7x -
3y में। अब यहां पर आप मान रख दीजिए, तो मान रखेंगे यहां पर कितना हो जाएगा 7 छक 42 और माइनस ये कितना हो जाएगा 3 दूना 6, यानी जब इसको घटाएंगे तो रूट अंडर 36 हो जाएगा और 36 का वर्गमूल निकालिएगा तो कितना आएगा 6 आएगा, यानी कि 6 आएगा। और जिस ऑप्शन में 6 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि 2760 रुपया की धनराशि को इस प्रकार 2 भागों में विभाजित कीजिए कि जब उन्हें 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर क्रमशः 2 और 4 वर्षों के लिए निवेशित किया जाता है तो उन पर प्राप्त होने वाले मिश्रधन बराबर होते हैं। निवेश किए गए दूसरे भाग की राशि ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए कैसे सोल्व करेंगे। मान लिया कि पहला भाग और एक हुआ दूसरा भाग, दोनों में जो आर का बात किया जा रहा है वो 5% है, इसमें भी आर का मान यानी कि रेट दर जो हमारा है 5% है। उसके बाद इसमें जो टाइम दिया गया है 2 वर्ष का बात किया गया है 2 ईयर का, और इसमें भी जो बात किया गया है वो 4 ईयर का बात किया गया है। और कह क्या रहा है कि मिश्रधन बराबर होना चाहिए, और रुपया कितना है, इस रुपया को 2 भाग में तोड़ रहा है। तो मान लिए कि इसमें जो धनराशि है पहला जो x रुपया है और दूसरा जो है y रुपया है, और इन्हीं दोनों का योग न दिया हुआ है, यानी कि x प्लस y का मान हमको कितना दिया हुआ है 2760 रुपया दिया हुआ है। तो इसी को अलग अलग हमको पता कर लेना है कि यह दोनों मान है कितना। अब गौर कीजिएगा, देखिए आप जानते हैं तो इसको ऐसे कर दीजिए, जो भी इसका मान है डायरेक्ट इसको मिश्रधन बनाने के लिए 100% का हमारा पूंजी और जो ब्याज आया है टोटल मिला देंगे तो हमारा मिश्रधन बन जाएगा। यानी कि 5% के दर से 2 वर्षों में 10% हमको ब्याज मिलेगा और 100% हमारा पूंजी है, तो कितना हो जाएगा 110%। और यह बराबर है, देखिए क्या बोला गया है, प्राप्त होने वाला मिश्रधन बराबर होते हैं, यानी कि यह बराबर होगा किसके, इसके y का। तो देखिए फिर यहां पर भी रेट दिया हुआ है और समय भी दिया हुआ है, तो 4 × 5 = 20 और 100% पहले से है 120% हो जाएगा। तो देखिए यह कैंसिल हो जाएगा इतना, तो बच जाएगा कितना x बराबर, देखिए तो यहां पर जो मान है वो x का मान है और यहां पर जो मान है वो किसका मान है, y का मान है। तो x बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा 12 और y का मान कितना हो जाएगा 11, कितना हो जाएगा 11। अब समझिएगा इन दोनों को जोड़ दिए, तो दोनों को जोड़ेंगे तो अनुपात में भी इसको लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि x अनुपात y बराबर कितना हो जाएगा 12:11। तो दोनों बात एक ही है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 23, अनुपात में हो जाएगा 23, ठीक है 12 और 11 23। तो जो किसके बराबर है 2760 रुपये के बराबर है। तो पहले अनुपात 1 ज्ञात कीजिए, तो अनुपात 1 बराबर 23 से कम 23 तो बचेगा 4 और 23 दूना 46, 120 रुपया हो गया। अब गौर कीजिए क्या बोला है, निवेश किए गए दूसरे भाग की राशि ज्ञात कीजिए। तो दूसरा भाग हमारे पास यह है और दूसरा भाग का मान कितना है 11 दिया हुआ है। इसका मतलब यानी कि y का मान हमसे पूछ रहा है, दूसरा भाग मतलब y मतलब अनुपात में 11, तो 11 का मान इधर से जब 11 से गुना किया तो इसको भी कर देंगे तो कितना आ जाएगा 132 और उस पर 0 आ जाएगा, यानी कि 1320 रुपया जिस ऑप्शन में दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा भाग, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36√3 सेमी है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिएगा पहला तरीका, तो हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर, यह हुआ याद करने वाली बात, यह होता है √3/2 गुना भुजा। क्या होता है √3/2 गुने भुजा। उसके बाद सबसे पहले आप भुजा ज्ञात करेंगे। आप जानते हैं कि कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप, तो आप जानते हैं क्या होता है समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 3 गुना भुजा होता है।
भुजा को ए से सूचित किया जाता है। तो अब देखिए करेंगे क्या, इससे रिलेशन को जोड़िए। इसका मान दिया हुआ हमको 36√3 बराबर 3 गुना भुजा। अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, इससे यह कैंसिल कर देंगे इसको, 12 36, कितना 12 36, तो यहां कट जाएगा। इसका मतलब आ गया भुजा बराबर 12√3। अब इसके साथ रख दीजिए मान को, तो हो जाएगा h बराबर √3/2 और गुना भुजा का मान कितना आया 12 गुना √3 या √3 डायरेक्ट लिखिए, दोनों बात एक ही है। जब इससे इसको कैंसिल करेंगे तो यहां 6 आ जाएगा और √3 में √3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 बन जाएगा। इसका मतलब कितना हो जाएगा 18 cm, यानी जिस ऑप्शन में 18 cm दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा। यह हुआ पहला तरीका। याद अगर फार्मूला है तब, यदि हमको फार्मूला याद नहीं है और क्वेश्चन को हमारे पास बनाना जरूरी है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन हम बना देंगे तो 10,000, 25,000, 50,000 बच्चों से, 1 लाख बच्चों से आगे निकल जाएंगे। तो करेंगे क्या, इस चीज को समझना बहुत जरूरी होता है। एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु का अर्थ होता है सम मतलब बराबर और बाहु मतलब भुजा, यानी कि वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो आपस में बराबर हो, हम मानकर चलते हैं तीनों भुजा आपस में बराबर हो। भुजा को हमने बताया आपको कि ए से सूचित किया जाता है और परिमाप का अर्थ क्या होता है, इसकी सभी लंबाइयों का योग। तो हम लिख देंगे ऐसे 3a बराबर हमको दिया हुआ है 36√3, तो इसको इससे कैंसिल कीजिए, फिर से वही बात आएगा, कट जाएगा। तो इसका मतलब हमको ये पता चल गया 12√3, ये तो पता चल गया। लेकिन हमारे पास त्रिभुज है, सब कुछ है, और हमको यही याद नहीं आ रहा है कि इसका ऊंचाई का फार्मूला क्या होगा। तो इसका ऊंचाई का फार्मूला क्या होगा अगर हमको नहीं याद है। अब मान लिया यह भी ए भुजा है, यह भी ए भुजा है, तो यह जो इस पर लंब डाला गया है, यह इसको समबाहु त्रिभुज जिस पर लंब डालते हैं उस भुजा को यह 2 बराबर हिस्सों में बांटता है। तो ये तो पूरा यहां से यहां तक अगर ए हम इसको भी माने हैं तो यह हो जाएगा a/2 और यह भी हो जाएगा a/2, और यहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है। यही समबाहु त्रिभुज में यही इसका माध्यिका होता है, यही इसका लंब होता है, यही इसका परिकेंद्र होता है, यही इसका कई चीज होते हैं इसका। तो यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो आप देखिएगा हमको ये वाला मान ज्ञात करना है, इस एच को ज्ञात करना है। तो ये तो 90 डिग्री के सामने जो बना वह कर्ण का काम कर रहा है, तो कर्ण का काम कर रहा है। तो अब आप जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर यानी कि h² बराबर p² प्लस b² होता है। तो क्या करेंगे, इसका मान निकालने के लिए इसमें से घटा देंगे, यानी h बराबर a² माइनस a²/4 कर देंगे। अगर पता होगा उस समय तो आप इतना दिमाग लगा सकते हैं वहां पर। तो h बराबर यह हो जाएगा 4 और 4 में से 1 घट जाएगा तो क्या बचेगा 3 √3a²/4। अब इसका जिसका वर्गमूल निकलने वाला है उसको निकाल दीजिए, क्या बन गया देखिए, आ गया वही बात √3/2 गुने भुजा। और यहां से आप इस बात को निकाल चुके हैं। यह कब ऐसा परिस्थिति आपके सामने आएगा जब आपको फार्मूला याद भी नहीं है और कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि करे क्या, तब ऐसा आप काम कीजिएगा। तो h बराबर हम क्या रखेंगे √3/2 और गुना भुजा कितना दिया हुआ है 12√3, अर्थात इससे न कटेगा √3, इससे कटेगा तो क्या कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और यहां कितना हो जाएगा 6 गुना √3 में √3 से गुना न करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 बन जाएगा, यानी कि 18 cm। अर्थात जिस ऑप्शन में 18 cm दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। सेशन कैसा लगा कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय जरूर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और 72 क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।